Welcome to my channel. So our topic is about shock. तो शॉक की क्या डेफिनेशन है? शॉक इज़ इम्पेयरमेंट ऑफ एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन. दैट मीन्स the decreased blood supply to the tissues, and this leads to the hypoxia, and further it leads to necrosis. So what is hypoxia? Hypoxia means deficiency of oxygen to tissues, and that leads to necrosis. That means damage of tissue. जब टिश्यू का डैमेज हो जाएगा देन इट फर्दर लीड्स टू ऑर्गन फेलियर. दैट इज़ अ क्रिटिकल कंडीशन, एंड दिस कंडीशन इज occur in septic shock. The characteristic feature of septic shock is organ failure. ओके तो जो जितने भी टाइप्स ऑफ शॉक है उनका जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो होता है ब्लड प्रेशर होता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है. जो हर शॉक के अंदर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है. अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg. तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर वो 80 mmHg से कम हो जाएगा 120 से 80, देन इट लीड्स टू शॉक. ओके देन फर्दर टाइप्स ऑफ शॉक. तो टाइप्स ऑफ शॉक के अंदर शॉक इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: हाइपोवॉलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक. सो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सेप्टिक शॉक, दैट इज़ important for pre-university examination, and neurogenic shock, anaphylactic shock, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स लाइक. ओके तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हाइपोवॉलेमिक शॉक जो अपन इस वीडियो के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इस शॉक को अपन बोलते हैं कोल्ड शॉक. ओके सो ये शॉक के टाइप्स हो गए. तो अपन हाइपोवॉलेमिक शॉक को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है: हेमोरेजिक शॉक, ट्रोमेटिक शॉक, सर्जिकल शॉक, डिहाइड्रेशन. ठीक है, ये तो हो गया. तो जो हाइपोवॉलेमिक शॉक होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हाइपोवॉलेमिक शॉक की? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हाइपोवॉलेमिक शॉक की? इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपना नॉर्मल जो ब्लड होता है, ब्लड का वॉल्यूम वो कितना होता है? ब्लड वॉल्यूम वो होता है 5 लीटर. तो अगर अपने कोई भी ट्रॉमेटिक शॉक देखते हैं, अगर कोई भी ट्रोमा हुआ लाइक रोड एक्सीडेंट ट्रोमा हुआ, तो उसके अंदर क्या होएगा, उसके अंदर अपना 1.25 लीटर अगर ब्लड, इससे ज़्यादा अगर ब्लड लॉस्ट हो जाए तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो ट्रोमेटिक शॉक की कंडीशन हो जाएगी. अब उसके अंदर क्या होएगा, अब इतना ब्लड कम हो गया है, देन इट लीड्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. ओके डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर हर शॉक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसके अंदर भी होएगा. अब 1.25 लीटर ब्लड लॉस्ट हो चुका है, तो फिर उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा. तो इसके कॉज क्या हो सकते हैं? इसके 2 कॉज हो सकते हैं. जो मेजर कॉज है वो हो सकता है या तो हेमरेज हो सकता है. अब हेमरेज के अंदर आगे हेमरेज कैसे कैसे हो सकता है, तो आपने बताया या तो ट्रोमा से हो सकता है, ट्रोमा से हो सकता है, रोड एक्सीडेंट कुछ भी ट्रोमा से हो सकता है, या फिर अपने कोई आओर्टा डैमेज हो जाए, आओर्टा जैसे एब्डोमिनल आओर्टा डैमेज हो जाए, या फिर अपनी जो थोरेसिक आओर्टा डैमेज हो जाए. तो ये क्योंकि ये मेजरली ब्लड कैरी करती है, तो अगर इनके अंदर कुछ भी हो गया तो अपने इंटरनल हेमरेज हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी. या फिर तीसरी कंडीशन है हीमोपटोसिस. हीमोपटोसिस के अंदर क्या होता है, हीमोपटोसिस जैसे ईसोफेगल वेरियासिस हो जाएगा, तो फिर उससे ये मैं इन सब चारों को अलग अलग नहीं डिफाइन कर रही, मैं इन चारों मैं मेजरली हाइपोवॉलेमिक शॉक के कॉज बता रही हूँ, इस हेडिंग के मेजर हेडिंग के ही कॉज बता रही हूँ. तो ये तो हेमरेज वाले कॉज हो सकते हैं, ट्रोमा, आओर्टा की मतलब ब्लीडिंग हो जाए वो, और हीमोपटोसिस, या फिर हीमोरेजिक स्ट्रोक. हीमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, जैसे ये स्ट्रोक होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये आर्टरीज़ हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि इस वेसल के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये ब्लड वेसल
फट जाएगी। लाइक जैसे कोई सेल होता है तो उसके अंदर अगर अपन एक्सेस वाटर डाल दें तो ऑस्मोटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वो सेल ब्रस्ट हो जाएगा। वैसे ही ये ब्लड वेसल ब्रस्ट हो जाएगी, तो फिर ये होता है हिमोरेजिक स्ट्रोक। और एक दूसरा स्ट्रोक होता है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ब्लड जैसे कोई एम्बोलिज्म से हो सकता है। अब एम्बोलिज्म क्या होता है, एम्बोलिज्म मीन्स कोई भी ब्लड वेसल के अंदर क्लोट आ गया, तो ये क्लोट आ गया तो आगे ब्लड जा नहीं पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, एक शॉक होता है जिसको बोलते हैं इस्केमिक शॉक। ओके, तो ये हेमरेज वाले टाइप हो गए। ओके, देन फिर अपन नॉन हेमरेजिक कॉज क्या हो सकते हैं। सो दिस इज नॉन हेमरेजिक कॉज। नॉन हेमरेजिक कॉज के अंदर हो सकता है कि जैसे डायरिया हो, या फिर डायरिया होएगा तो अपने बॉडी से फ्लूइड लॉस्ट होएगा, जिसके कारण सॉल्ट की कमी हो जाएगी और फाइनली ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर देगा। या फिर क्या हो, वॉमिटिंग हो, तो जिसके कारण भी अपने बॉडी से सॉल्ट कम होएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। या फिर हो सकता है पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस के अंदर क्या होता है, जो पैनक्रियास के अंदर इंजाइम्स होती है वो पैनक्रियास को ऑटोक्लीव करती है, दैट मीन्स ऑटोक्लीवेज ऑफ पैनक्रियास, एंड दैट लीड्स टू पैनक्रियाज इन्फ्लामेशन। एंड इसके कारण क्या होएगा, अपना जो पैनक्रेटिक फ्लूइड है वो मेजर कंट्रीब्यूशन करता है इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर। तो अगर पैनक्रेटिक फ्लूइड ही कम हो जाएगा तो उसके कारण क्या होएगा, उसके कारण अपने बॉडी का फ्लूइड कम हो जाएगा, तो फाइनली इट लीड्स टू ब्लड प्रेशर डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। ओके, और ये नॉन हेमरेजिक कॉज हो गए, और ये जो हेमरेजिक कॉज हो गए ये हाइपोवोलेमिक शॉक के कॉज होते हैं। या फिर मतलब ब्लड यहाँ पे ट्रोमा की कंडीशन बताई जिसके अंदर 1.25 लीटर इसके अंदर लॉस्ट हो चुका था, तो फिर फ्लूइड कम हो गया। फाइनली ये होता है कि हाइपोवोलेमिक मतलब वॉल्यूम कम हो जाना बॉडी का। ओके, तो अब बॉडी के अंदर हाइपोवोल्यूमिक शॉक हो रहा है तो बॉडी कुछ ना कुछ तो करेगी, कुछ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म तो होएगा ही। तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है, अपन वो भी इसके साथ ही पढ़ ले, रैपिड कंपेंसेटरी मैकेनिज्म और वो वाला भी, स्लो वाला भी। तो रैपिड कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, अपना बीपी कम हुआ तो बीपी क्या कम होएगा, तो अपने रिसेप्टर होता है बॉडी के अंदर जिनको अपन बोलते हैं बेरो रिसेप्टर, तो वो बेरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे अगर बीपी कम हो जाएगा। तो ये एक्टिवेट हो गया, मैंने एक्टिवेट का साइन प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ये जो सिग्नल देंगे किसको, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा को सिग्नल किसके थ्रू देंगे, ये देंगे अपनी 9th क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व। 9th क्रेनियल नर्व ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस नर्व के थ्रू ये आगे सिग्नल भेजेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा को। मेडुला ऑब्लंगाटा फर्दर स्पाइनल कोड को भेजेगा सिग्नल, स्पाइनल कोड को भेजेगा। स्पाइनल कोड के अंदर दो होता है, एक होता है क्रेनियोसैक्रल और थोरेकोलम्बर। थोरेकोलम्बर फॉर सिंपैथेटिक फाइबर एंड क्रेनियोसैक्रल फॉर पैरासिम्पैथेटिक। अब ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो अपन सिंपैथेटिक फाइबर को एक्टिवेट करना चाहेंगे, तो फिर अपन थोरेकोलम्बर फाइबर्स को एक्टिवेट करेंगे। तो फिर ये क्या करेगा, ये फाइनली हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा एंड इट आल्सो इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होएगा, जिसके कारण क्या होगा, अपना स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, उसके बाद फाइनली कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होएगा। ठीक है, सो कार्डिक आउटपुट। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है शॉक की वो क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट शॉक की क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, शॉक दो वजह से हो सकता है। इट मे बी ड्यू टू डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट, इट मे बी ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ओके, इन दोनों से ये हो सकता है। अब कार्डिक आउटपुट के कारण जो होते हैं शॉक वो होता है हाइपोवोल्यूमिक, कार्डियोजेनिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है वो होता है ड्यू टू वेसोडाइलेशन, दैट मीन्स
ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और इन तीनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर थोड़ा इन तीनों से मतलब डिससिमिलरिटी है। तो इन तीनों के अंदर क्या होता है, हाइपोवॉल्यूमिक कार्डियोजेनिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है सम सिमिलरिटीज़ लाइक, इनको बोलते हैं अपन कोल्ड शॉक और इसको बोलते हैं वार्म शॉक। सो इसको कोल्ड शॉक क्यों बोलते हैं, एक फिनोमिनन होता है रेनॉल्ड्स फिनोमिनन। तो रेनॉल्ड्स फिनोमिनन के अंदर क्या होता है कि रेनॉल्ड्स फिनोमिनन इसके अंदर क्या होता है कि अपन जब अपना ब्रेन या फिर अपने हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई या ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, तो जो अपनी पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज़ है लाइक फिंगर्स, तो इन या फिर जो स्किन होती है उनसे क्या होता है ब्लड ले लिया जाता है और वो ब्लड किसको दिया जाता है, हार्ट या जो अपने वाइटल ऑर्गन है लाइक हार्ट एंड ब्रेन, तो फिर इनको ब्लड दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, जो पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज़ है लाइक फॉर एग्जांपल फिंगर्स, तो उनके अंदर क्या होएगा, पेलियर इफेक्ट आएगा, वो एकदम पीले हो जाएंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ब्लड ही नहीं रहेगा, ब्लड के कारण क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है, तो जब ब्लड ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे होएगा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और फिर फर्दर ये क्या होएगा, इधर जब ब्लड ही नहीं रहेगा तो वो जो हाथ है वो ठंडे पड़ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं अपन कोल्ड शॉक। ओके, तो रेनॉल्ड्स फिनोमिनन काम करता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक या कार्डियोजेनिक या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है इसके अंदर क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं वार्म शॉक। इसको वार्म शॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर तो क्या है कि पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज से होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि मैंने पहले ही बोला था इसके अंदर वेसो डायलेशन होता है। वेसो डायलेशन होता है तो जो ब्लड होता है वो आगे पास ही नहीं हो पाता, यहीं पे पड़ा रहता है। अब ब्लड रहेगा तो ब्लड का क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर होएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरिया गर्म हो जाएगा। दिस लीड्स टू वार्म शॉक, सो इट इज़ नॉन एज वार्म शॉक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को। फिर सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक और एनाफाइलेटिक और कार्डियोजेनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, इनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डील करेंगे। ये वीडियो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के लिए था। ओके, थैंक यू।